हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे 10th क्लास के एक संस्कृत का क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, जो जुलाई 2026 में पेपर हुआ है। तो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ चुके हैं, 70 में 70 बताए थे, ठीक है। और ये लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो ये इसके लिए नंबर दिए हैं 7479560181 पे। तो अपना विचार साझा कीजिएगा, ठीक है। कि अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विषयनिष्ठ प्रश्न, उसी का क्वेश्चन है, संस्कृत का ही क्वेश्चन पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, सब्जेक्टिव कराना बाकी है, जिसमें आज करेंगे लघु उत्तरीय, कल के क्लास में करेंगे दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो आज हम देखेंगे खंड ब के अंतर्गत दो टाइप के क्वेश्चन आता है, एक आता है लघु उत्तरीय, दूसरा आता है दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय करेंगे, जिसको विषयनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित 20 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। यहाँ 20 प्रश्न है, 10 का ही उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम 20 में 20 क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए बताएंगे कि 20 में 10 करना है तो कोई स्टूडेंट 18 नंबर, 17 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर इस टाइप से करेगा, ठीक है। इसीलिए हम 20 में 20 बताएंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट जो नंबर किया होगा क्वेश्चन का वो अपना मिला सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। मंगलम पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है और उसे क्या बताया गया है, ठीक है। तो ये मंगलम पाठ है, उत्तर हो जाएगा मंगलम पाठ में परमात्मा यानी ईश्वर, भगवान, गॉड, ठीक है। मंगलम पाठ में परमात्मा ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है। इसमें मंगलम में भगवान के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। उसे सर्वव्यापी कहने का मतलब हुआ कि भगवान सभी जगह विद्यमान है, ठीक है, सभी जगह है। सर्वशक्तिमान यानी सभी से शक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली है। सर्व मतलब सब, सभी में शक्तिमान, ठीक है, सभी में शक्तिमान है। दयालु है यानी सबको देने वाले हैं। और कल्याणकारी कहने का मतलब हुआ सबको कल्याण करते हैं, ठीक है। जो अमीर है, गरीब है, निर्धन है, ठीक है, बीमार है, स्वस्थ है, रोगी है, सबको कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मंगलम पाठ में परमात्मा यानी ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है, उसे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, दयालु और कल्याणकारी बताया गया है। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर है, विद्वान नाम रूप छोड़कर कैसे परमात्मा के पास चले जाते हैं, ठीक है। विद्वान नाम रूप छोड़कर, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन में ही समझेंगे। यहाँ पर पहले जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आंसर कैसे समझ में आएगा। और किताब भी हम पढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किताब, तो किताब का क्वेश्चन रटा मत करिए, ठीक है। पहले किताब का चैप्टर समझिए, किताब के चैप्टर समझ लेंगे तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। जब क्वेश्चन समझ में आएगा, चैप्टर समझ में आ गया, तो आपको क्वेश्चन का आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। अभी मैं बुक पढ़ाना शुरू नहीं की हूँ, बट मैं बुक पढ़ाऊँगी और बहुत विस्तार से पढ़ाऊँगी, समझा कर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अभी हम संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़ा चुके हैं और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, कोशिश करेंगे बुक भी पढ़ाने का, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर समझेंगे कि विद्वान नाम रूप छोड़कर, यानी विद्वान जो विद्वान है, ठीक है, नाम रूप छोड़कर, कहने का मतलब हुआ कि नाम रूप यानी जो अब उसने अपना कर्म किया, वो अपने जीवन में क्या हासिल किया, कौन सा ओहदा हासिल किया, ये सब छोड़कर कैसे परमात्मा के पास चले जाते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्वान जो है ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलकर नाम रूप का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। विद्वान, कोई व्यक्ति विद्वान क्यों कहलाता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी लोग उसको याद रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसका ज्ञान और सत्य ऐसा था, ठीक है। ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलकर, यानी कोई जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान इतना है कि उनसे हम मोटिवेट होते हैं, अपना मोटिवेशन लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि हाँ हमें कैसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो भी क्या है, हमारे लिए विद्वान है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम रूप है हमारे साथ, उनका किया हुआ कर्तव्य है हमारे साथ, ठीक है। तो यही बात कह रहा है, ठीक है।
विद्वान ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलकर नाम रूप का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न समझेंगे, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, वह कैसा है। ठीक है, ये किताब से उठाया गया प्रश्न है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, वह कैसा है। उत्तर हो जाएगा, वह महान पुरुष तेजस्वी, सर्वव्यापी, जन्म मरण से रहित तथा अज्ञान का नाश करने वाला है। इसमें भगवान के बारे में कहा गया है, गॉड के बारे में कहा गया, ईश्वर के बारे में कहा गया है कि वह महान पुरुष तेजस्वी है, सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, सर्वव्यापी है, सभी जगह विद्यमान है और जन्म मरण से रहित। कहने का मतलब है कि ना तो वो जन्म लेता है ना तो वो मरता है। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो जन्म ही नहीं लेगा वो कैसे मरेगा। ठीक है, तो जन्म और मरण दोनों से रहित है तथा अज्ञान का नाश करने वाला है। तो अज्ञान का नाश गॉड ही न करता है, भगवान ही न करते हैं, और भगवान न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वो तो अवतार लेते हैं, है ना। तो तीसरा नंबर के उत्तर हो गया ये। चौथा नंबर प्रश्न समझेंगे, पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। पटना के इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो इसको समझेंगे। पटना का इतिहास, इसका उत्तर हो जाएगा, पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन देना है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका आंसर एक लाइन में भी हो सकता है, मतलब एक सेंटेंस में भी हो सकता है, 2 लाइन में भी हो सकता है, 3 लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो इसका हो जाएगा उत्तर, पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। ठीक है, थोड़ा सा पटना के बारे में समझेंगे। तो पटना क्या कहता है, पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, पाटलिपुर था, कुसुमपुर था, खुशबूपुर भी था। ठीक है, तो प्राचीन काल में प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। यह मगध साम्राज्य की राजधानी भी थी। पटना जो था यह मगध राज्य के साम्राज्य की राजधानी भी थी और मौर्य तथा गुप्त साम्राज्यों के समय भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। ठीक है, ये पटना के बारे में था। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे कि पटना के विषय में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था। तो पटना के विषय में महात्मा बुद्ध ने कहा था, उत्तर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र यानी पटना भविष्य में एक महान और समृद्ध नगर बनेगा। ठीक है, तो इनको कैसे ज्ञात हुआ, महात्मा बुद्ध को कैसे ज्ञात हुआ कि पटना जो है आगे चल करके एक महान और समृद्ध नगर बनेगा। तो इसलिए इनके पास उतना ज्ञान था, भविष्य को देखने की क्षमता थी, इसलिए इन्होंने बताया कि इसका भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक महत्व और सामरिक उपयोगिता से ही समझे थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो अब यहाँ समझेंगे कि भौगोलिक स्थिति यानी क्या। जैसे मान के चलिए कि नदियों का संगम, पटना जो है किस नदी के तट पे है, गंगा नदी के तट पे बसा है। ठीक है, तो एक आप मान के चलिए कि पटना गंगा नदी के तट पे स्थित है। तो यहाँ क्या है, नदियों का संगम है। ठीक है, नदियों का संगम यानी पटना तो एक ही वहाँ नदी नहीं है, जैसे यहाँ गंगा नदी भी है, सोन नदी भी है, गंडक नदी भी है। ठीक है, निकटवर्ती में पुनपुन नदी भी है। तो ये क्या है, उसके संगम पे स्थित है। ठीक है, तो जब ये संगम पे स्थित है तो इससे क्या होगा, जल मार्ग बनेगा। जब इतना सारा नदी है, गंगा नदी है, तो इस पे जल मार्ग बनेगा और जल मार्ग से क्या होगा, जल मार्ग से व्यापार जो है, व्यापार करने की सुविधा होगी, आवागमन आसान होगा, है ना। ठीक है, अब समझेंगे कि व्यापार के भी प्रमुख केंद्र है। पटना जो है व्यापार के प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। तो उसको कैसे माना जाता है, उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ने वाली मार्ग यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, इसलिए यह व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बन सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न समझेंगे 6 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की व्यवस्था कैसी थी। तो उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समृद्ध थी। ठीक है, तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाए थे। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न समझेंगे, राजा अशोक के समय पटना कैसा था। राजा अशोक के समय
पटना कैसा था? तो उत्तर हो जाएगा राजा अशोक के समय पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी तथा शिक्षा, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो थोड़ा सम्राट अशोक, सम्राट राजा को हम सम्राट भी कहा जाता है, तो राजा अशोक भी कह सकते हैं, सम्राट अशोक भी कह सकते हैं। तो सम्राट अशोक का जो जन्म था लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता के नाम था बिंदुसार और दादा इनके थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ना है, यानी दादाजी के बारे में भी पढ़ना है और पौत्र के बारे में भी पढ़ना है एक ही किताब में। ठीक है, तो इनके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। शासनकाल इनका क्या था? सम्राट अशोक के शासनकाल था 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, और इनका राजधानी जो था पाटलिपुत्र था, जो अभी वर्तमान पटना में है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न समझेंगे। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पटना के बारे में क्या कहा गया है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पटना के बारे में कहा गया है, उत्तर हो जाएगा काव्य मीमांसा में पटना को अत्यंत सुंदर, समृद्ध और वैभवशाली नगर बताया गया है। ठीक है, तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ है काव्य और मीमांसा। तो देखिए काव्य और मीमांसा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। काव्य अलग हो रहा है, मीमांसा अलग हो रहा है। ठीक है, तो काव्य का मतलब हो जाएगा, काव्य का अर्थ होता है काव्य का अध्ययन, काव्य का अध्ययन। ठीक है, अथवा विवेचन या मूल्यांकन। काव्य मीमांसा का ही मतलब हो जाएगा, काव्य मीमांसा का कंप्लीट अर्थ होता है काव्य का गहन अध्ययन, विवेचन या मूल्यांकन। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस राजा के समय में होता है? ठीक है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में इसका तो उत्तर बताए ना। काव्य मीमांसा में पटना को अत्यंत सुंदर, समृद्ध और वैभवशाली नगर बताया गया है, तो 8 के ये उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस राजा के समय में होता था? कौमुदी महोत्सव किस राजा के समय में होता था? इसका उत्तर हो जाएगा राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, कौमुदी महोत्सव जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया हुआ है। कौमुदी का मतलब क्या होता है? तो कौमुदी जो था इसका मतलब होता है शरद। कौमुदी का मतलब होता है शरद। ठीक है, तो ये जो था कौमुदी महोत्सव वो शरद पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, जिसको कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, शरद पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा को यह कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, मध्यकाल में पटना की स्थिति कैसी थी? तो मध्यकाल में पटना व्यापार, शिक्षा तथा संस्कृति का एक प्रमुख और समृद्ध नगर था। 10 का उत्तर बताएं। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, पटना के दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं? पटना के दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा गोलघर, तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, कुम्हरार, अगम कुआं, बिहार संग्रहालय तथा गांधी मैदान पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, ये देखने लायक सभी जगह है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो 11 के उत्तर बताएं। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, पहला आलसी आग लगने पर क्या कहा? पहला आलसी जो थे ये 4 लोग आलसी थे। ठीक है, तो पहला आलसी जो था आग लगने पर क्या कहा? पहला आलसी ने कहा मुझे मत जगाओ, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। ठीक है, मुझे मत जगाओ, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। इतना वो आलसी था कि आग लगने के बाद भी वहाँ से उठना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ समझेंगे कि चारों आलसी कैसा था। पहला आलसी तो बोला कि मुझे मत जगाओ, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। तो दूसरा आलसी कैसा था? पहला आलसी, चारों आलसी के बारे में यहाँ समझेंगे। पहला आलसी जो था वो स्वयं उठकर भोजन भी नहीं करना चाहता था। पहला आलसी इतना आलसी था कि वो सोता था तो सोया ही रहता था, उसको उठ करके भोजन भी नहीं किया जाता था। दूसरा था जो अपने मुंह तक भोजन ले जाने में भी आलस करता था। ठीक है, तीसरा आलसी था जो शरीर पर बैठी मक्खियों को भी नहीं उड़ाता था। और चौथा आलसी ऐसा था जो बोलने तक में आलस करता था। ठीक है, इतना आलसी था। तो एक बार और समझेंगे कि पहला आलसी कौन था? पहला आलसी था जो स्वयं उठाकर भोजन भी नहीं करना चाहता था। दूसरा आलसी था जो अपने मुंह तक भोजन ले जाने में भी आलस करता था। तीसरा था जो शरीर पर बैठी मक्खियों को भी नहीं उड़ाता था। और चौथा था जो बोलने तक में आलस करता था। ठीक है, तो ये है चारों आलसी लोग का विवरण।
13 नंबर प्रश्न समझेंगे। वीरेश्वर क्या सोचकर दानशीलता और कारणिकता दिखाता था? वीरेश्वर क्या सोचकर दानशीलता और कारणिकता दिखाता था? तो उत्तर हो जाएगा वीरेश्वर यह सोचकर दान देता था कि जरूरतमंदों की सहायता करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। ठीक है, 13 के उत्तर यही होगा। 14 नंबर प्रश्न समझेंगे। अलस कथा समाज के किस सुगुणों को दिखा रही है? अलस कथा जो है समाज के किन सुगुणों को दिखा रही है? तो उत्तर होगा अलस कथा समाज में फैली आलस्य, आलस्य यानी क्या, कामचोरी की बुराई को दिखाती है। अलस में क्या बताया गया? यही ना बताया गया जो चारों आलसी लोग हैं वो कितना आलसी है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न समझेंगे। कृत्रिम आलसी वहां कैसे पहुंचे? ठीक है, तो कृत्रिम आलसी वहां कैसे पहुंचे? उत्तर हो जाएगा कृत्रिम आलसी दूसरों के सहारे और लालच के कारण वहां पहुंचे थे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। आलसियों की रक्षा करने वाला कौन होता है? तो आलसियों की रक्षा परिश्रम और जागरूकता ही कर सकती है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई आलसी है, वो काम धाम नहीं करना चाहता है, उसके पास परिश्रम भी नहीं है, तो कोई आता है उसको समझाएगा कि परिश्रम करो, उसको जागरूक करेगा, तभी ना उसके जो आलसपन है वो दूर होगा। यही बात कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न समझेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, मैत्रेयी कैसी महिला थी, उनके पति कौन थे? मैत्रेयी कैसी महिला थी, उनके पति कौन थे? उत्तर होगा मैत्रेयी विदुषी, ज्ञानप्रिय एवं दार्शनिक महिला थी। उनके पति महर्षि याज्ञवल्क्य के थे। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न समझेंगे। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का क्या योगदान है? संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के क्या योगदान है? उत्तर होगा महिलाओं ने संस्कृत में काव्य, दर्शन तथा साहित्य की रचना करके उसके विकास और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, 19 नंबर है, दक्षिण भारत की 5 संस्कृत लेखिकाओं एवं कवयित्रियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्जिका, तिरुमलांबा, गंगा देवी, मधुरवाणी तथा रामभद्र वर्मा। ठीक है, ये 5 जो थी संस्कृत लेखिका भी कहा जाता है इनको, कवयित्री भी कहा जाता है इनको। संस्कृत के लेखिका अथवा संस्कृत की कवयित्री ये दोनों थी, 5 लोग। ठीक है, तो समझेंगे थोड़ा यहाँ। तो इसमें समझेंगे गंगा देवी के बारे में समझेंगे। तो गंगा देवी जो थी वो 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री थी। ठीक है, गंगा देवी जो थी 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री थी। विजयनगर के राजकुमार कंपन की पत्नी थी। ठीक है, इनका शादी जो हुआ था गंगा देवी का, वो विजयनगर के राजकुमार कंपन से हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? तो गंगा देवी की प्रसिद्ध रचना जो है मधुरा बीजम है। ठीक है, अब समझेंगे तिरुमलंबा के बारे में। तो तिरुमलंबा जो थी विजयनगर साम्राज्य की विदुषी और लेखिका दोनों थी। ठीक है, इन्होंने वरदाम्बिका परिणय चंपू की रचना की। इनकी रचना का नाम क्या है? वरदाम्बिका बरीन चंपू। ठीक है, अब समझेंगे रामभद्रा जी के बारे में। तो ये 17वीं शताब्दी की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री थी। तंजावुर के राजा रघुनाथ नायक के दरबार से जुड़ी थी। ठीक है, इनके रचना क्या था? इनके रचना का नाम है रघुनाथ भयुदयम। ठीक है, अब समझेंगे मधुरवाणी जी के बारे में। तो ये संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषा के विदुषी हैं। संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषा के विदुषी हैं। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना एवं अनुवाद की है। ठीक है, वे अपनी विद्वता और काव्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। अब समझेंगे नेक्स्ट प्रश्न है
वर्तमान में संस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्रियों के नाम लिखिए। अब इनका वर्तमान में इनके नाम लिखना है। पहले के संस्कृत के प्रसिद्ध कवयित्री नहीं, देखिए ये पहले की थी, ये जो पांचों थी पहले की संस्कृत के लेखिका और कवयित्री दोनों थी, लेकिन वर्तमान में लिखना है। तो वर्तमान में हो जाएगा डॉक्टर क्षमा राव, डॉक्टर नलिनी शुक्ला, डॉक्टर उमा वैद्य, डॉक्टर शारदा भट्ट तथा डॉक्टर पद्म शास्त्री। ठीक है, ये 5 वर्तमान के संस्कृत कवयित्री हैं। थोड़ा थोड़ा समझेंगे इन पांचों लोग के बारे में। डॉक्टर क्षमा राव, तो डॉक्टर क्षमा राव आधुनिक संस्कृत की प्रमुख कवयित्री एवं लेखिका दोनों हैं। इन्होंने संस्कृत में कविता, महाकाव्य, नाटक तथा शोधपत्र लेखों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, नारी जीवन, राष्ट्र प्रेम तथा आध्यात्मिक चिंतन प्रमुख विषय हैं। ठीक है, आप समझेंगे। डॉक्टर नलिनी शुक्ला, तो डॉक्टर नलिनी शुक्ला समकालीन संस्कृत कवयित्री, शिक्षिका एवं शोधकर्त्री तीनों हैं। ठीक है, संस्कृत काव्य आलोचना तथा शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। अब समझेंगे डॉक्टर उमा वैद्य, तो डॉक्टर उमा वैद्य के बारे में क्या है, तो प्रसिद्ध संस्कृत विदुषी, लेखिका एवं शिक्षाविद। सभी प्रसिद्ध संस्कृत विदुषी भी हैं, लेखिका भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन अध्यापन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अनेक शोध पत्र, पुस्तक तथा संस्कृत साहित्य पर विद्वत्तापूर्ण लेखक प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, आप समझेंगे। डॉक्टर शारदा भट्ट, डॉक्टर शारदा भट्ट आधुनिक संस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्री एवं विदुषी दोनों हैं। कविता, नाटक तथा संस्कृत गद्य लेखन में विशेष योगदान है इनका। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और प्रकृति चित्रण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, आप समझेंगे। डॉक्टर पद्म शास्त्री, डॉक्टर पद्मा शास्त्री के बारे में, तो ये समकालीन संस्कृत कवयित्री, लेखिका एवं शोधकर्त्री हैं। ठीक है, संस्कृत कविता में इनका ज़्यादा योगदान है। तो आशा है आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के क्लास में इतना ही। अभी इसमें का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाकी है, तो उसको कल के क्लास में कराएंगे। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।